Hello student, this is Prakash sir. In this video, we will discuss interpretation of map 45D7. ये एक सैम्पल इंटरप्रिटेशन मैप है जिसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही आज आपको टोपोग्राफिकल मैप जो कि 45D7 है इसको रीड कैसे किया जाता है ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्टिंग मैप 45D we have to focus on sample interpretation of 45D7 like area. In previous video I already told you about interpretation, that means it's indicate all about the map like its geographical coordinate, relief pattern, drainage, soil, natural vegetation, human settlement. So in this video we also cover interpretation of 45D. After that we will come to in our map 45D7 and solve there some question. So first is area. The map covers the district Banaskantha and Sirohi in Gujarat and Rajasthan. तो ये जो मैप है वो दो डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, एक डिस्ट्रिक्ट गुजरात की है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की है। द रीजन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न रीजन। जो रीजन की लोकेशन है वो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है और बॉर्डर है किसकी, राजस्थान और गुजरात के बीच की। अब यहाँ पे एक वर्ड और है जो कि है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि सैटेलाइट के थ्रू अर्थ सरफेस की इंफॉर्मेशन लेना, साथ ही उसके एटमॉस्फेयर की इंफॉर्मेशन लेना। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। देन आता है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट। तो जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट हैं मैप 45D7 के, तो वो उसका जो लैटिट्यूड है वो 24 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 24 डिग्री 13 मिनट साउथ, एंड जो लॉन्गिट्यूड है वो 75 डिग्री 15 मिनट ईस्ट टू 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आपको ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो पता ही होंगे। ये सपोज ये ग्लोब है तो ये जो पैटर्न रहेगा दैट मीन अगर हम इसका करें ये नॉर्थ, ये साउथ, देन ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। तो जो वेस्ट टू ईस्ट ये डायरेक्शन रहती है ये हमारे सारे आते हैं लॉन्गिट्यूड में, और जो ये हमारे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रहती है ये आते हैं हमारे लैटिट्यूड में। तो यहाँ से लैटिट्यूड का मीन्स होता है कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाना, और लॉन्गिट्यूड में क्या रहता है कि हॉरिजेंटली मूव करना। देन आता है रिलीफ। द रिलीफ ऑफ द रीजन हैज लेस अंडुलेशन। दैट मीन यहाँ पे माउंटेन एरिया एंड प्लेटोज एरिया कम है। मोस्ट ऑफ जो एरिया है वो मेनली प्लेन एरिया है। तो अंडुलेशन का मतलब होता है ऐसे उठा हुआ होना या ऊपर नीचे होना, मतलब ऊबड़ खाबड़ होना। देन आता है द एरिया इज मेनली प्लेन एक्सेप्ट इन द ईस्ट सेंट्रल रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर। द स्लोप ऑफ द लैंड इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न टू साउथ वेस्ट इन द नॉर्थन पार्ट। जो इसका स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ है, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए ये मैंने लोकेशन बताया था तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट। देन साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन हो जाएगी, और नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो
तो यहाँ पे जो लैंड का एरिया बताया है कि उसका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्टर्न से साउथ वेस्ट की तरफ है ना, जो कि नॉर्थन पार्ट को कवर करता है। इन द साउथर्न पार्ट द लैंड स्लोप इज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, जो साउथर्न पार्ट का स्लोप है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। द हिल लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट हैव एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 500 मीटर अबव द मेन सी लेवल। वहाँ पे जो हिल की लोकेशन है वो सी लेवल से 500 मीटर की हाइट पे है, या ये कह सकते हैं कि जो हिल लोकेशन है वो सी लेवल से 500 मीटर एबव है। देन आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज में मैंने आपको बताया था कि वहाँ का रिवर सिस्टम कैसा है, दैट मीन वहाँ पे जो वाटर का पैटर्न रहता है वो किस तरीके से जाता है, एज अ कैनल वे पे जाता है या नैरो चैनल बनाता है, नाला बनाता है या रिवर बनाता है, फिर रिवर में कौन सा पैटर्न बनाता है, ये सारा। तो द एरिया इज ड्रेन बाय टू रिवर, जो एरिया है वो टू रिवर से ड्रेन होता है, मेनली इन बानस एंड सीपू नदी। वहाँ पे दो नदी है, एक बानस और सेकंड सीपू। सीपू नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द बानस रिवर, जो सीपू नदी है वो बानस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। द बानस रिवर बैराइज इन बेल्ट एंड हैज अ नैरो पेरिनियल कोर्स। मीन्स ये क्या रहती है, इसकी जो चौड़ाई है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है और ये ऑल सीजन रिवर है। मीन्स इस रिवर में ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ऑल सीजन रिवर, मतलब पानी इस रिवर में रहता ही है, भले ही कम मात्रा में हो, और जब मानसून आता है तो ज़्यादा मात्रा में होता है। बाकी ड्राई एरिया में क्या रहता है कि थोड़ा साइड बाई साइड जाता है नैरो चैनल के थ्रू। Then they rise in the higher ground adjacent to the river and invariably their course show large tract of broken ground indicating soft soil that is easily eroded by water। जो वहाँ पे सॉइल पैटर्न है वो सॉफ्ट सॉइल है जो कि वाटर के थ्रू इजीली इरोटेड हो जाता है, दैट मीन वाटर के साथ कट के बहता हुआ आता है। देन सॉइल एज द एरिया लाई इन अ डेजर्ट रीजन, ये एरिया डेजर्ट रीजन में आता है तो यहाँ की जो सॉइल का पैटर्न है वो कैसा है, सैंडी सॉइल है। द एरिया इज प्रोन टू सॉइल इरोजन विद ब्रोकन ग्राउंड नियर द वाटर कोर्सेज, जो कि वाटर से के थ्रू इजीली ब्रोक और इरोड हो जाता है। देन नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ का जो वेजिटेशन एरिया है वो कैसा है, जो कि रीजन ये है वो डिजर्टी वेजिटेशन, मतलब डिजर्टी एरिया है तो वेजिटेशन कैसा होगा, डिजर्टी होगा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ किस टाइप की वेजिटेशन रहती है कि एक तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं जो कि स्मॉल रहते हैं, देन स्कर्ब झाड़ियाँ रहती हैं, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन दिस रीजन, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है। ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है, ह्यूमन सेटलमेंट के मैंने फैक्टर आपको बताया था कि ऑक्यूपेशन, कम्युनिकेशन, देन सेटलमेंट्स, ये तीन चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो इसमें ऑक्यूपेशन, वी नो दैट द रिलीफ ऑफ अ प्लेस डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न ऑफ अ रीजन, दे आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन विल बी एनिमल रेयरिंग। यहाँ के पीपल का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एनिमल रीयरिंग का है। एनिमल रीयरिंग का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो पोएट्री फॉर्म में बहुत सारे मुर्गियों को पाला जाता है तो एक साथ ग्रो किया जाता है ना, ऐसे ही एनिमल रीयरिंग का मतलब होता है कि उस एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं उनको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करना, दैट मीन उनकी ब्रीड को बढ़ाना और उसका यूज करना। देन कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो कैसे है कि वेस्टर्न रेलवे के थ्रू है। कार्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कुछ कार्स हैं। कार्स का मतलब होता है कि कच्ची सड़क जो कि टेढ़ी मेढ़ी रहती है, पतली रहती है, इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती है। तो चूँकि रेगिस्तानी एरिया है तो वहाँ पे कार्स होते हैं, और कुछ एरिया को वेस्टर्न रेलवे द्वारा भी कनेक्टेड किया गया है। देन सेटलमेंट, द सेटलमेंट आर स्मॉल और स्कैटर्ड, वहाँ का जो सेटलमेंट है वो स्मॉल और स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब ऐसे दूर दूर फैला हुआ, और स्मॉल मीन्स कुछ एरिया पे होगा, जैसे कि नदी किनारे होगा या जो फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ होगा, वह डिजर्ट रीजन पे नहीं होगा। दे आर मेनली लोकेटेड इन द लोलैंड एरिया,
चित्रसेनी हैज बिगर सेटलमेंट एज इट इज रेल एंड रूट सेंटर। यहाँ पे रेल और रूट सेंटर के पास एक बड़ा सेटलमेंट है जो कि चित्रसेनी है। तो आई होप आपको मैप 45D7 का जो ओवरव्यू है वो मतलब जो इंटरप्रिटेशन है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं टोपोग्राफी मैप पे। ये एक जो इसका लैंड पैटर्न है ये आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, दैट मीन कि ये फॉरेस्टी दैट मीन कि ये डिजर्ट पैटर्न है। यहाँ पे रेगिस्तान है। ये आप देख रहे हो कुछ एरिया आपको ग्रीन दिख रहा है यानी कि यहाँ पे फॉरेस्टी एरिया है। ये आप देख रहे हो ये जो रीजन है यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये रिवर को इंडिकेट करेगा। ये यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, आप देख रहे हो उस रिवर में बीच बीच में ये एक लाइन दिख रही है। अब चूंकि ये स्कैन करके इमेज ली गई है तो आपको ये ब्लैक कलर में शो हो रही है, एक्चुअल में ये ब्लू कलर में लाइन है। तो इस ब्लू कलर का मतलब ये है कि इस एरिया में वाटर फ्लो हो रहा है और ये इस एरिया ये इसके अपार्ट जो एरिया है वो सूखा हुआ है। जैसे ही मानसून सीजन आएगा या रेनी सीजन आएगा तो ये होल एरिया रिवर मतलब वाटर से फिल हो जाएगा, लेकिन ड्राई सीजन में ये केवल इस जो ये ब्लू एरिया है ना इसी के थ्रू ये नैरो चैनल के थ्रू ही फ्लो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक छोटा सा नाला है, ये नाला फूटा हुआ है बट यहाँ पे कोई भी हमें ब्लू लाइट नहीं दिख रही है, दैट मीन के यहाँ ये सूखा हुआ है। तो ये पेरिनियल नहीं है, ये ऑल टाइम फ्लो नहीं होता है। ड्राई एरिया में ये सूख जाता है और रेनी सीजन में ये फ्लो होने लगता है। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये दैट मीन ये कुछ सेटलमेंट है, इनका पैटर्न कैसा है। इसके बाद मैप में आते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे मैप का ओवरव्यू क्या दिया गया है। पार्ट ऑफ सीट नंबर 45D7 दैट मीन कि ये 45D7 सीट को इंडिकेट करता है। फिर क्या है हाइट एंड कंटूर इन मीटर, जो इसकी हाइट और कंटूर है वो मीटर में काउंट किया गया है। कंटूर इंटरवल 20 मीटर का है, जो कंटूर इंटरवल है वो 20 मीटर का है। मैंने बताया था ना ये कंटूर लाइन होती हैं ऐसे, तो ये 20 मीटर का मतलब क्या है कि ये डिफरेंस मीन्स वन कंटूर लाइन के बाद जो दूसरी कंटूर लाइन स्टार्ट होती है तो इसके डिफरेंस है वो 20 मीटर का है। फिर यहाँ पे एक स्केल दिया गया है 1:50,000 दैट मीन ये इसका RF बना के दिखाया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्केल है, यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये मीटर्स में ये सारा स्केल शो किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, जो कि मैप में अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको दिखाई गई है तो वो किसके इक्वल है 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैप का RF क्या है तो आप इजीली बता देंगे कि 1:50,000। मैप कौन सा है तो मैप आप इजीली बता दोगे कि 45D/7। अब यहाँ पे आप देखिए जो ये लिखा है ना यहाँ पे 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, तो ये मैप की ईस्टिंग लाइन है। और साथ ही आप यहाँ ये देख रहे हो 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ये इसकी नॉर्थिंग लाइन है। तो ये जो ग्रिड रेफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रिड जो बना हुआ है 2x2 सेंटीमीटर का, तो इन्हीं ईस्टिंग और नॉर्थन की हेल्प से हम यहाँ के पैटर्न को स्टडी करेंगे। फिर यहाँ भी आप देख रहे हो कि सेम जो ईस्टिंग है वो यहाँ ऊपर साइड भी दी गई हैं और जो नॉर्थिंग है वो यहाँ पे राइट साइड भी दी गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस मैप को कैसे स्टडी करते हैं ये बताऊंगा और साथ ही कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा।